सो वेरी गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं मार्गारेट मीड के कोट के साथ। मार्गारेट कहती है वी डोंट हैव अ सोसाइटी इफ़ वी डिस्ट्रॉय द एनवायरनमेंट। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे मार्गारेट कहना चाहती है कि जो एनवायरनमेंट है और जो ह्यूमैनिटी है इंटरलिंक्ड है। देखो, अगर ह्यूमंस को सर्वाइव करना है तो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा। ये एकदम एसेंशियल है। कैसे एसेंशियल है? क्योंकि हम दोनों इंटरलिंक्ड है, हम दोनों अलग नहीं है। एनवायरनमेंट और ह्यूमंस अलग नहीं है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि जब जब हम एनवायरनमेंट को हार्म करते हैं, ठीक है, जब जब हम एनवायरनमेंट को हार्म करते हैं तब तब क्या होता है कि ह्यूमंस सोसाइटी के ऊपर, ह्यूमंस के ऊपर इफेक्ट पड़ने लगता है। एग्जाम्पल चाहे कोविड-19 ले लो जो रिसेंट एग्जाम्पल है, या फिर मिनीमाता डिजीज़ जो जापान में हुआ था। तो मिनीमाता डिजीज़ लेते हैं एक बार। देखो, मिनीमाता डिजीज़ जो हुआ था आप सभी को पता है मरकरी से होता है, ठीक है। हमने इतना तो याद करा जापान में हुआ था, लेकिन रीज़न क्या था इसका? रीज़न था कि जो वहाँ का मरकरी, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट था बेसिकली, जिसमें मरकरी थी, वो रिवर के अंदर फ्लो कर दिया जाता था कि भाई जो रिवर है अपने आप देखती रहेगी। लेकिन रिवर क्या है? पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट का पार्ट है। तो रिवर जैसे जैसे पॉल्यूटेड होती गई, धीरे धीरे वो मरकरी जो है फिशेस के अंदर आती गई, मरकरी फिशेस से फिर ह्यूमंस के अंदर आती गई और ह्यूमंस को मिनीमाता डिजीज हो गया। तो ये जो एग्जाम्पल है मिनीमाता डिजीज का, ये एग्जाम्पल है इंटरकनेक्टेडनेस का, एनवायरनमेंट और ह्यूमन का, ठीक है। तो यही मार्गारेट मीड बोलना चाहती है कि अगर ह्यूमंस को बचाना है तो एनवायरनमेंट को बचाना पड़ेगा, और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हो तो तुम अल्टीमेटली ह्यूमंस को प्रोटेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा इस कोट का मतलब, और कोट को देखते ही ज़्यादातर बच्चों को समझ आ गया होगा कि आज का जो हमारा एडिटोरियल डिस्कशन है वो एनवायरनमेंट के ऊपर है। द हिंदू के अंदर आया था थर्मल पावर एमिशन से रिलेटेड, ठीक है। थोड़ा इसको देख लेते हैं क्योंकि ये भी हमारा एनवायरनमेंट का पार्ट है और इसमें इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड चीज़ें यूज़ कर रखी हैं, तो हमारे पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए यूज़फुल है। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आने के बिल्कुल चांसेस नहीं है, लेकिन इसके जो फोल्डर पॉइंट्स है, ठीक है, इसके जो फोल्डर पॉइंट्स है वो फोल्डर पॉइंट्स आप CAPF के एसए के अंदर यूज़ कर सकते हैं। CAPF के जो एसए होता है UPSC का, UPSC CAPF का जो एसए होता है, उसके अंदर जो एसए राइटिंग आती है, उसके अंदर जो ऐसे राइटिंग आती है उसमें जो फोल्डर पॉइंट्स है, एज अ फोल्डर पॉइंट इस एडिटोरियल से हम यूज़ कर सकते हैं। तो अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो डेफिनेटली है, तभी हम डिस्कस कर रहे हैं CAPF के लिए। तो अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं अपने उद्देश्य के साथ। हमारा उद्देश्य क्या है बच्चों? अपने नॉलेज पूल को बढ़ाना, ठीक है। जैसे जैसे हमारा नॉलेज पूल बढ़ेगा, सारी जो मुसीबतें हैं पेपर 2 से रिलेटेड मैं बोल रहा हूँ, वो अपने आप सॉल्व होती जाएगी, ठीक है। तो चलो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। एमिशन नॉर्म्स, ठीक है। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है। आप सभी को पहले तो थोड़ा सा बेस डिस्कस कर लेते हैं। देखो, हमारे यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती है वो मैक्सिमम कहाँ से होती है? वो मैक्सिमम थर्मल पावर प्लांट से होती है, ठीक है। थर्मल पावर प्लांट मतलब जो कोयले को बर्न करके इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है, जो कोयला जला के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, वहाँ से मैक्सिमम हमारी जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। और मिनिस्ट्री ऑफ कोल बोलती है अराउंड 75% जो है इलेक्ट्रिसिटी हम थर्मल पावर प्लांट से जनरेट करते हैं, ठीक है। इतना समझ आया? अब देखो, ये जो थर्मल पावर प्लांट है कोयला जलाता है, ठीक है। अब इंडिया जो है 5th लार्जेस्ट कंट्री है जिसपे कोयला है, लेकिन इंडिया के पास जो अबंडेंट अमाउंट ऑफ कोयला है वो कौन सा है? लिग्नाइट है, ठीक है। वो कौन सा है? लिग्नाइट है। कोयले 3 टाइप के होते हैं बेसिकली, एक होता है एंथ्रासाइट, एक होता है बिटुमिनस, एक होता है लिग्नाइट, ठीक है। इंडिया के पास लिग्नाइट है, लो क्वालिटी का होता है, ठीक है। तो इंडिया इंपोर्ट भी करता है, अराउंड 10 to 18% कुछ ऐसा कुछ इंपोर्ट करता है इंडिया एंथ्रासाइट, ठीक है। अब इसके अंदर सल्फर कंटेंट थोड़ा सा ज़्यादा होता है। कौन सा कंटेंट ज़्यादा होता है? सल्फर कंटेंट ज़्यादा होता है, SO2 कहते हैं जिसे सल्फर कंटेंट को, ठीक है। अब ये जो सल्फर कंटेंट है, इस सल्फर कंटेंट की वजह से क्या होता है? इस सल्फर कंटेंट की वजह से अगर एनवायरनमेंट में आता है, क्योंकि कोयला जलाएंगे तो ग्रीन हाउस गैसेज जो है CO2 हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया और ये सल्फर ऑक्साइड हो गया, तो ये निकलेगा वहाँ से। अब निकलेगा, इसकी वजह से फिर क्या होता है? डिजीजेज होती हैं, जैसे ब्रोंकाइटिस हो गया, ठीक है, लंग से रिलेटेड डिजीजेज हो गई, अस्थमा वगैरह हो गया, वो सारी चीज़ें होती रहती हैं। प्लस इससे पार्टिकुलेटेड मैटर भी निकलता है, ठीक है, वो जो छोटे छोटे कण से होते हैं वो निकलते हैं। तो ये सारी चीज़ हमने बेसिक समझी कि कोयले की वजह से क्या होता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की वजह से क्या होता है। तो अब इन्हीं चीज़ों को मिनिस्ट्री भी जानती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने 2015 के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने 2015 के अंदर स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लेके आई थी कि भी पॉल्यूशन जो होता है थर्मल पावर प्लांट से, इसको कम करना है, ठीक है। एम करा किसको? रिड्यूस करने के ऊपर सल्फर डाइऑक्साइड को, क्योंकि हमें पता है बच्चों कि ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये हार्मफुल कंटेंट है, ठीक है। अब इससे एयर क्वालिटी भी डिग्रेड होती है, पब्लिक हेल्थ जो है वो भी डिग्रेड होती है। जैसे हमने अभी देखा कि उससे ब्रोंकाइटिस हो गया, अस्थमा हो गया,
ये सारी जो डिजीजेज हैं ये होती रहती है, लंग से रिलेटेड जो डिजीज है ये होती रहती है, ठीक है। तो जो डेडलाइन थी ओरिजिनली, जब ये जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, जब ये डेडलाइन लेके आई थी तो डेडलाइन क्या रखी थी हमने, दिसंबर 2017 कि 2017 तक हम जो है इसका जो सल्फर कंटेंट है इसको रिड्यूस कर देंगे। लेकिन अभी करंट देखें तो ये जो डेडलाइन है मल्टीपल टाइम जो है एक्सटेंड हो चुकी है, और अभी जो लास्ट डेडलाइन है वो कौन सी है, 2027 है। तो मतलब क्या है कि देखो हमारी जो गवर्नमेंट है बेसिकली वो एनवायरनमेंट को लेके इतनी ज़्यादा सीरियस लग नहीं रही है, क्योंकि डेडलाइन को एक्सटेंड करने का मतलब इतनी मल्टीपल टाइम क्या कि सीरियसनेस थोड़ी सी कम है, ठीक है। डायरेक्टली रिफ्लेक्ट हो रही है ये, यहाँ पे तो कुछ वो बात ही नहीं है। देखो एग्जाम्पल के थ्रू समझो तो जो 2017 में काम हो रहा था, मतलब जो पॉपुलेशन है, ठीक है, लेट्स से यहाँ पे कानपुर का मैंने एग्जांपल ले रखा है क्योंकि एग्जांपल के थ्रू ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। लेट्स से कानपुर में थर्मल पावर प्लांट लगा हुआ है, लेट्स से आपके घर के पास लगा हुआ है, ठीक है, तब ज़्यादा समझ आएगा हमें, कि जब हम अपने ऊपर लेके समझते हैं तो चीज़ें हमें ज़्यादा समझ आती है, नहीं तो हम उसका क्रिटिसिज्म करते हैं। लेट्स से कि ये थर्मल पावर प्लांट है, आपके घर के पास लगा हुआ है, अब यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, जैसे भटिंडा वगैरह में भी है, वहाँ के रेजिडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, वहाँ के नेबरिंग जो वहाँ वो रेजिडेंट है जहाँ थर्मल पावर प्लांट होता है उनको प्रॉब्लम्स होने, हेल्थ रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो होने चालू हो जाते हैं। तो लेट्स से कानपुर का मैंने एग्जांपल लिया, थर्मल पावर प्लांट है, यहाँ जो नेबर्स रह रहे हैं उन्होंने एक्सपेक्ट किया था मिनिस्ट्री से 2015 में गाइडलाइन से 2017 तक जो है एमिशन रिड्यूस हो जाएगा सल्फर का, ठीक है। तो ये जो रेजिडेंट है ये जो थे इन्होंने एक्सपेक्ट करा होगा कि 2017 में एटलीस्ट हम जो है क्लीन एयर जो है वो इनहेल करने लग जाएंगे। तो अब क्योंकि क्लीन एयर, फ्रेश वाटर, ये सारी चीज़ें डिग्रेड होती हैं इन सब चीज़ों की वजह से, लेकिन ये मल्टीपल टाइम जो है एक्सटेंड हो गया, अब 2027 तक कर दिया, मतलब 10 साल हो चुके हैं इसकी डेडलाइन को ख़त्म हुए भी जो ओरिजिनल थी। तो लेकिन यहाँ के जो रेजिडेंट है ये अभी भी जो है पॉल्यूटेड एयर ले रहे हैं, अभी भी जो है ये पॉल्यूटेड एयर ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है क्या कि सीरियसनेस थोड़ी सी एनवायरनमेंट को लेके कम है। चलो ये चीज़ हो गई एक। अब यहाँ पे क्या डिबेट हो रही है, टेक्निकल या पॉलिसी क्या डिबेट हो रही है, उसको थोड़ा सा देखते हैं। देखो वो जो मैंने अभी बताया था आपको लिग्नाइट, हमारे यहाँ पे जो कोल कंटेंट है, हमारे यहाँ पे इंडिया का जो कोल है वो लेस सल्फर वाला है, लेकिन हमारे यहाँ पे देखो मैंने बताया 5th लार्जेस्ट कंट्री है जहाँ पे कोल है, लेकिन फिर भी हम इंपोर्ट करते हैं। रीज़न क्या है कि हमारे यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है, जो कंपनीज होती है बेसिकली, जो निपुण होती है बेसिकली, जो वेल एस्टेब्लिश होती हैं इन सब कोलों को निकालने के लिए, मतलब टेक्नोलॉजी वाइज और थोड़ा सा मनी वाइज भी दोनों हमारे यहाँ पे कमी है, इसलिए जो है हम प्रॉपर तरह से एक्सट्रैक्शन कर नहीं पाते जिस तरह से करना होता है, ठीक है। तो इसी की वजह से क्या होता है कि हम जो है थोड़ा सा इंपोर्ट कर लेते हैं कोल, 10 से 18% जो है एंथ्रासाइट इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे बताया कि हमारे यहाँ पे जो कोल है, हमारा जो कोयला है लिग्नाइट, जैसे मैंने बताया था, इसमें थोड़ा सा कम सल्फर है, ठीक है। कम सल्फर है मतलब क्या कि जब भी कोयला जलेगा तो वहाँ से सल्फर जो है कम रिड्यूस होगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा टारगेट था, जो 2017 का जो हमारा टारगेट था, उसको हम बहुत इजीली अचीव कर सकते थे, क्योंकि हमारा जो देसी कोयला है, हमारा जो इंडिया का कोयला है, देसी कोयला वही हो गया लिग्नाइट, ठीक है। हमारा जो खुद का कोयला है उसके अंदर एमिशन कम है, तो हमें जो रिड्यूस करना है उसमें काफ़ी आसानी होती। लेकिन यहाँ पे क्या बता रखा है, यहाँ पे बता रखा है कि सिंपल मेथड को यूज़ करने के बजाय, एडिटोरियल में बताया है कि जो सिंपल मेथड है कि कोयले को रिप्लेस कर दो, जो हमारा कोयला है उसको जलाओ लिग्नाइट को, थोड़ा सा सल्फर अमाउंट भी कम है, थोड़ी सी एनर्जी कम निकल रही है, तो क्या होगा, सल्फर तो कम है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया क्या कि सिंपलर मेथड, मतलब सिंपल चीज़ को यूज़ करने, जो साफ एकदम स्ट्रेट दिख रही थी कि कोयले को रिप्लेस कर दो, सिंपल मेथड यूज़ करने के बजाय हम यहाँ पे किस पे फोकस कर रहे हैं, फ्यूल गैस डीसल्फराइज टेक्नोलॉजी पर, FGD, फ्यूल गैस डीसल्फराइज्ड टेक्नोलॉजी पर फोकस कर रहे हैं, FGD टेक्नोलॉजी पर फोकस कर रहे हैं, जो कि कॉस्टली है, जो कि क्या है, कॉस्टली है। ये क्या करेगी कि जब कोयला जलेगा, लेट्स से यहाँ पे थर्मल हमने ये देखा था पावर प्लांट, यहाँ पे जब कोयला जलेगा तो एमिशन निकलेगा, तो यहाँ पे हम लगा देंगे क्या, FGD लगा देंगे, ये फ्यूज गैस डीसल्फराइजेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, यहाँ पे लगा दिया। अब जो कोयला, अब जो यहाँ से फ्यूम निकलेगा, अब जो यहाँ से धुआं निकलेगा उसमें से सल्फर ये अब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे बाहर जो धुआं निकलेगा उससे क्लीन एयर आएगी डेफिनेटली, लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी है ये कॉस्टली है, ठीक है। ये यहाँ पे जो है आर्ग्यूमेंट किया जा रहा है कि हो क्या रहा है। अब तुमने सॉल्यूशन देख लिया कि जो
ये जो सल्फर कंटेंट था इसको रिड्यूस करने के लिए जो गवर्नमेंट है बेसिकली कोयले को रिप्लेस करने के बजाय, हमारा जो कोयला है उसको यूज़ करने के बजाय ये जो टेक्नोलॉजी है ये यूज़ करिए, एफजीडी। ठीक है, तो रीज़न क्या है अभी भी क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि ये एक्सपेंसिव है और इंस्टॉल करने में टाइम लेता है। ठीक है, लेट्स से जो पावर प्लांट ऑलरेडी वर्किंग कर रहे हैं उनको स्टॉप करना पड़ेगा एक बार के लिए, एनर्जी क्राइसिस आएंगे। ठीक है, अब स्टॉप करेंगे और इंस्टॉल करेंगे, उसमें भी टाइम टेकिंग है, इंस्टॉल करनेशन में भी जो है पैसा लगेगा। तो सारी चीज़ जो मिला के ये यहाँ पे आर्ग्यूमेंट दिया गया है कि एक्सपेंसिव भी है और टाइम भी लगता है इसमें। ठीक है, और इसकी वजह से सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक बार लगा दिया तो हुई छुट्टी। यहाँ पे जो कोयला एमिट होता था, ठीक है, कोयला जो एमिट होता था उसका जो खपत है वो भी बढ़ जाएगी। यहाँ पे यही बताया कि कोयला के जो कंजम्पशन है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। जब कोयले का कंजम्पशन इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली ज़्यादा कोयला लगेगा, ज़्यादा कोयला लगेगा तो कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाएगी। कॉस्ट भी ज़्यादा बढ़ेगी प्लस कोयला भी ज़्यादा जलेगा, तो दोनों से क्या होगा कि और ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिट होगी। तो ये यहाँ पे आर्ग्यूमेंट दिए जा रहे हैं क्यों डिले हो रहा है, क्यों ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब इसके ऊपर जो हमारी अथॉरिटी है, जैसे सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है, 2020 के अंदर सजेशन दिया था कि SO2 नॉर्म्स है उसको डिले कर देना चाहिए 2035 तक। देखो अभी तो 2027 तक का रखा है कि टारगेट रख रखा है हमने, लेकिन कह रहे हैं ये जो टोटल नॉर्म्स ही है इसको 2035 तक डिले कर दो, उसके बाद देखेंगे लगाना है या नहीं लगाना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीति आयोग की स्टडी हुई। नीति आयोग क्या कहती है कि S2 जो हमारे सल्फर वाले जो नॉर्म्स हैं जो हमने स्टार्टिंग में देखा था इसको रिड्यूस करना है, इस नॉर्म्स की जगह हमें ध्यान देना चाहिए पार्टिकुलेटेड मैटर पे। ठीक है, डस्ट जो निकलती है कोयले की जगह, कोयले में से डस्ट भी निकलती है। ये भी क्वेश्चन आपके पेपर 1 में आ सकता है कि कोयले को जब एमिट करते हैं तो कौन कौन सी गैसें निकलती है। CO2 हो गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, SO2 हो गया, सल्फर ऑक्साइड निकलता है, ठीक है, डाइऑक्साइड निकलता है, नाइट्रस ऑक्साइड निकलता है और पार्टिकुलेटेड मैटर निकलता है। तो ये सारी चीज़ें जो 4 चीज़ें निकलती है प्लस मरकरी के भी कंटेंट पाए जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें वहाँ से निकलती है। तो हमारा नीति आयोग क्या कहता है? हमारा नीति आयोग सिंपल कहता है कि हमें किस पे ध्यान देना चाहिए, पार्टिकुलेटेड मैटर पे ध्यान देना चाहिए, ना कि SO2 पे। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे जो है बॉडीज बोलती है। तो देखो यहाँ पे एक चीज़ एकदम क्लियर है क्या कि हम एनवायरनमेंट को हमेशा सेकेंडरी ही समझते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल है इस चीज़ का कि टारगेट देखो 10 साल एक डेकेड होता है। 2017 का टारगेट था, 2027 तक इसको फॉलो नहीं करा। उसके बाद जो अलग अलग एजेंसी है वो अलग अलग तरह के सजेशन दे रही है। ये भी जो टारगेट है ये भी एक मिनिस्ट्री ने रखा है, एक मिनिस्ट्री ने रखा है, वो भी इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने रखा है। तो ये भी टारगेट सोच समझ के रखा गया होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ साफ है कि हम एंथ्रोसेंट्रिक हो गए हैं। मतलब क्या कि सिर्फ ह्यूमन के बारे में सोचते हैं लेकिन हम एनवायरनमेंट के बारे में सोचना भूल जाते हैं। लेकिन हमें याद रखना चाहिए मार्गरेट मीड का कोड क्या कि एनवायरनमेंट और जो ह्यूमन है दोनों इंटरलिंक्ड है। ठीक है, एनवायरनमेंट को डिग्रेड करोगे, जैसे हम सल्फर को एमिट करके कर रहे हैं, इसका अल्टीमेट जो भुगतान है वो किसको भुगतना पड़ेगा? ह्यूमंस को। उन्हीं को डिजीज होंगे, उन्हीं को बीमारियां होगी, फिर हमारा हेल्थ केयर का एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। इससे अच्छा वो एक्सपेंडिचर हम लगाएं, हेल्थ केयर पे पैसा लगाएं, इससे अच्छा जो है हमें इस टेक्नोलॉजी पे पैसा लगाना चाहिए। नहीं तो फिर कार्बन जो हमारा कोल है उसको रिप्लेस कर देना चाहिए। और अल्टीमेट सॉल्यूशन तो यही है कि जो हमें रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट होना चाहिए, जो एकदम अल्टीमेट फाइनल सॉल्यूशन है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे बता रखी है। ठीक है, उसके बाद कॉम्प्लाइंस स्टेटस देखें तो देखो यहाँ पे बता रखा है कि ऐसा नहीं है कि ये जो FGD टेक्नोलॉजी है, फ्यूल, ये कौन सी टेक्नोलॉजी थी? फ्यूल गैस डीसल्फराइजेशन टेक्नोलॉजी। FGD जो टेक्नोलॉजी है ये ऐसा नहीं है कि अभी तक इंस्टॉल ही नहीं हुए किसी भी पावर प्लांट में। देखो यहाँ पे बता रखा है कि 22 गीगावाट वाले जो पावर प्लांट है उनमें इंस्टॉल हो चुकी है, लेकिन जो 102 गीगावाट वाले जो थर्मल पावर प्लांट है, जो कि इंडिया में जितने भी पावर प्लांट है उसकी हाफ कैपेसिटी है 102 वाली, मतलब हाफ के अंदर हो चुका है और हाफ के अंदर अभी प्रोसेस में है। और यहाँ पे ये सारी चीज़ तो हमने ऑलरेडी देख ली, मल्टीपल डेडलाइंस हो गई, PM को कंट्रोल करो और SO2 एमिशन को कंट्रोल करो। ये सारी जो डेडलाइंस है ये एक्सटेंड होती रहती है। ठीक है, स्पेशली जहाँ पे एनवायरनमेंट की बात आती है उनकी जो डेडलाइंस है उनको इतना सीरियसली लिया नहीं जाता, उनको एक्सटेंड कर देते हैं, प्रोवाइडेड अगर हमारी इंटरनेशनल कमिटमेंट ना हो। प्रोवाइडेड हमारी इंटरनेशनल कमिटमेंट ना हो, ये कभी भी न्यूज़पेपर में देख लेना, कभी भी कुछ भी देख लेना, जहां हमारी इंटरनेशनल कमिटमेंट होगी वहां पे हम थोड़ा सीरियस रहते हैं, अगर नहीं है तो वो डेडलाइंस वगैरह शिफ्ट होती रहती हैं। जैसे ये हमारा SO2 वाला जो है इसकी डेडलाइन है। ठीक है, कितने 10 साल शिफ्ट हो गई ना, 10 ईयर बहुत ज़्यादा होते हैं 10 साल। ठीक है, 10 साल तक डेडलाइन शिफ्ट कर रहे हैं
और बाकी अभी सजेशन जो हमारी अथॉरिटी वगैरह है वो कह रही है 2035 तक ही कर दो इसको। तो देखो यहाँ पे एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि हम एनवायरनमेंट को लेके कितने लापरवाह हैं, ठीक है। इसको कोट कर सकते हो आप बिना डरे। इंटरनेशनल कमिटमेंट जहाँ जहाँ हमारी होती है वहाँ पे हम क्या करते हैं, सीरियसली लेते हैं, क्योंकि हमें जवाब देना होता है UNFCCC में। इसके बारे में हम काफ़ी पढ़ चुके हैं, तो बच्चों ये तो पता ही होगा। उसके बाद फाइनल देखते हैं। फाइनल हमेशा ये आर्ग्यूमेंट हमेशा आता है कि कॉस्ट कौन पे करेगा, ठीक है। टेक्नोलॉजी आ रही है, सब चीज़ें आ रही है, कॉस्ट कौन पे करेगा। कॉस्ट देखो कंज्यूमर है वही पे करता है, और जो गवर्नमेंट वगैरह है वो इतना नहीं पे नहीं करती। अगर सब्सिडी वगैरह देती भी है तो इतना नहीं पे करती। अल्टीमेटली जो आता है वो किस पे आता है, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर में बिल ज़्यादा आने लग जाता है, ठीक है, बिल ज़्यादा आने लग जाता है। तो यहाँ पे एक चीज़ और बता रखी है कि जो प्लांट्स हैं, ठीक है, जो प्लांट्स है थर्मल पावर प्लांट्स है जिन्होंने ये टेक्नोलॉजी जो है अभी तक अडॉप्ट नहीं करी है, रन नहीं करी है, ठीक है, वो भी कंज्यूमर से अभी तक जो है बिल ले रहे हैं, किसके ऊपर, इस टेक्नोलॉजी के ऊपर, ठीक है। तो मतलब क्या कि हमें क्लीन एयर प्रोवाइड नहीं करा रखी, जो वो टेक्नोलॉजी है, सल्फर रिड्यूस नहीं हो रहा, लेकिन हम बिल पे किए जा रहे हैं उसके लिए, सल्फर टेक्नोलॉजी के। ये यहाँ पे एडिटोरियल में बता रखा है, ठीक है, ये यहाँ पे एडिटोरियल में बता रखा है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज और समझने की जरूरत है कि अगर देखो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं, क्योंकि देखो हमारा डिस्कॉम सेक्टर है उसके साथ प्रॉब्लम भी है। डिस्कॉम सेक्टर के साथ प्रॉब्लम है, ये डेप्थ में आ रखा था। डेप्थ में क्यों आ रखा था, डेप्थ में आने का रीज़न था कि सब्सिडाइज्ड जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो प्रोवाइड कराना, ठीक है, लेकिन सब्सिडाइज्ड इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराने के बाद उनको उनका भुगतान ना देना, ठीक है। प्लस यहाँ पे जो देखो एक चीज़ समझो, देखो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो रही है यहाँ पे, ठीक है, ये कंपनीज है जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रही है, उसके बाद ये डिस्कॉम्स है कंपनी जो आपको ट्रांसफर कर रही है, और ये आगे आप कंज्यूमर, ठीक है। तो ये जो डिस्कॉम कंपनी थी ये कहीं ना कहीं डेप्ट में चल रही थी बहुत पहले। रीज़न क्या था इसका रीज़न था कि यहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी आती थी वो आती थी थोड़ी सी महंगी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी आई महंगी, यहाँ पे इन्होंने सब्सिडी वगैरह दी और आपको थोड़ी सस्ती इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा दी, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो तो भुगतना पड़ेगा। तो धीरे धीरे ये डेप्थ में आ गया था। डेप्थ में आने के बाद इसने लोन बेसिकली बैंक से ले रखा था, ठीक है, बैंक से ले रखा था, और बैंक में ये डिफॉल्टर होने वाला था, ठीक है। गवर्नमेंट ने काफ़ी सपोर्ट करा यहाँ से, अब काफ़ी हद तक ये निकल के आ गया, इसलिए डिस्कॉम का जो मैटर है ये आता नहीं है। लेकिन 2019 की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा उसमें था, कंट्रोवर्सी के अंदर था डिस्कॉम वाली कंपनीज, ठीक है। तो यहाँ पे अब वही यहाँ पे बता रखा है कि जो बहुत सारे प्लांट्स हैं बेसिकली ये जो टेक्नोलॉजी है इसको अडॉप्ट करने से डरेंगे, क्योंकि भाई इससे क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी का जो वो होता है, इलेक्ट्रिसिटी की जो चार्ज होती है, कॉस्ट होती है इलेक्ट्रिसिटी की, वो बढ़ जाएगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है महंगी यूज़ कर रहे हैं। क्यों हम कोयले से रिलेटेड जो है इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, क्यों हम रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट नहीं होते, क्योंकि अभी रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट होने का मतलब है हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो महंगी हो जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी महंगी होगी तो कंज्यूमर्स को महंगी मिलेगी, तो डिमांड जो है वो कहीं हम सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे उस पर्टिकुलर चीप जो रेट चल रहे हैं अभी उसके ऊपर, ठीक है। इसलिए जो है हम फुल स्केल पे रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट नहीं हो सकते। इसके अलावा देखो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जहाँ पे इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है इलेक्ट्रिसिटी में। अगर हम जो महंगी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराने लग गए तो होगा क्या कि हमारा जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो भी कम हो जाएगा, हमारे जो प्रोडक्ट है वो भी महंगे हो जाएंगे। तो बहुत सारे यहाँ पे डायमेंशंस आते हैं, तो यही सारी चीज़ यहाँ पे बता रखी है कि कॉस्ट बढ़ जाएगा और लेस कॉम्पिटिटिवनेस हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी मार्केट में, कंज्यूमर को हायर। देखो रिजल्ट अभी फाइनली यही कंक्लूजन यहाँ पे निकाला है कि रिजल्ट कंज्यूमर जो है हायर बिल पे करता है, लेकिन क्वालिटी जो एयर क्वालिटी है वो अभी भी इंप्रूव नहीं हुई है, क्योंकि ये जो FGD टेक्नोलॉजी लगा रखी है ये भी अभी भी अनयूज्ड है, ठीक है। तो फाइनली हम इसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं इस एडिटोरियल में। इस एडिटोरियल को डिस्कस करने का मतलब बेसिकली यही था कि कैसे ये जो हमारा एनवायरनमेंट है इसको हम डिग्रेड करते हैं। टेक्नोलॉजी है लेकिन टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं करते। फाइनली इस टेक्नोलॉजी का जो बिल है वो कंज्यूमर पे करता है, और पे करने के बाद भी जो है क्लीन एनर्जी मिल नहीं पाती। बेसिकली यहाँ पे इंटरकनेक्टेडनेस जो था उसको डिस्कस किया गया था। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। डिस्कॉम सेक्टर से रिलेटेड था बेसिकली ये, और थोड़ा सा कोयले वगैरह के बारे में ये सारा जानना था। तो यहाँ पे आई होप आपको थोड़ा सा अच्छे समझ आ गया होगा। बहुत सारे प्रीवियस एडिटोरियल से एनवायरनमेंट से रिलेटेड हमने डिस्कस करे थे, उसको लेके प्लस ये जो आज डिस्कस कर रहा है इसको लेके, ठीक है। ये जो आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है इसको आंसर करना, क्योंकि इस प्रैक्टिस क्वेश्चन में सिर्फ आज का एडिटोरियल नहीं यूज़ होगा,
जो हमारे पहले एडिटोरियल यूज़ कर रखे हैं, जो पहले एडिटोरियल हमने डिस्कस कर रखे हैं, वो सारे मिला के आपको यहाँ पे आंसर राइटिंग करनी है। तो ये आपके पेपर 2 के लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है। जल्दी से बच्चों इसको लिखो, लिखने के बाद अपना जो डिस्कशन ग्रुप है उसमें शेयर करो। डिस्कशन ग्रुप, आप अगर नहीं पता बच्चों कहाँ पे डिस्कशन ग्रुप है, तो देखो आप डिस्क्रिप्शन में जाके जो हमारा टेलीग्राम का ग्रुप चैनल है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। ये पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगी, इसकी जो पीडीएफ है आपको वहाँ पे मिल जाएगी। मैं 1 घंटे पहले ही ये शेयर कर देता हूँ वीडियो आने से, तो आप वहाँ से भी ले सकते हो उसको, और वहाँ पे जाके ऊपर थोड़ा सा चेक कर लेना, वहाँ पे डिस्कशन ग्रुप का लिंक होगा। नहीं तो सेटिंग में जाके कुछ देखना, वहाँ पे एक बटन रहता है डिस्कशन का, तो उसको लेके आप डिस्कशन ग्रुप में जा सकते हो। बच्चों ने लिखना चालू कर दिया है, आप लिखिए, वहाँ पे शेयर कीजिए, बच्चों की कॉपी भी इवैल्यूएट कीजिए और अपनी भी कॉपी इवैल्यूएट कराइए, ठीक है। तो नॉलेज जो है बांटने से बेसिकली बढ़ती है। तो आई होप आपको आज का जो एडिटोरियल है वो समझ आ गया होगा। बेसिकली ये हमने FGD जो टेक्नोलॉजी है उससे रिलेटेड थोड़ा सा डिस्कस करा था। चलो हम नेक्स्ट चलते हैं गवर्नर के आर्टिकल की तरफ, ठीक है। देखो ये जो आर्टिकल है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके बारे में हर एक चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए। देखो कोर्ट ने बेसिकली होता क्या है, देखो गवर्नर जो होता है, गवर्नर से रिलेटेड ये आर्टिकल है। गवर्नर के पास भी पावर होती है, ठीक है। गवर्नर के पास क्या पावर होती है कि जो बिल आता है गवर्नर पास करता है स्टेट के अंदर, बिल्कुल जैसे सेंटर के अंदर प्रेसिडेंट करते हैं। तो गवर्नर के पास पावर होती है कि वो जो बिल आया है उसके बाद या तो उसको असेंट दे दे, या तो उस असेंट को विदहोल्ड कर दे, या तो रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज दे। चौथी चीज़ जो गवर्नर के पास स्पेशल होती है वो क्या, कि वो जो बिल आया है उसको प्रेसिडेंट के पास भेज दे, ठीक है। उसको प्रेसिडेंट अप्रूव करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन सा बिल होता है, किसको भेज सकता है, किसको नहीं भेज सकता, डिस्क्रिशनरी पावर है या नहीं है, वो सारी चीज़ यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ से रिलेटेड यूपीएससी CSC के अंदर तो बहुत बार क्वेश्चन आए हैं, आपके CAPF के अंदर भी क्वेश्चन आए हैं, तो इसको देखेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस है, क्योंकि न्यूज़ के अंदर है, ठीक है। कोर्ट ने बेसिकली तमिलनाडु न्यूज़ के पेपर के अंदर क्या आया था कि कोर्ट ने तमिलनाडु के जो गवर्नर है उनको बेसिकली क्वेश्चन कराया कि भाई ये जो डिले हो रहा है बिल पास करने के अंदर वो क्यों हो रहा है। अब इसको पॉलिटिकली भी जो है गवर्नर जो है इस पावर को पॉलिटिकली भी यूज़ करता है कि स्टेट के अंदर जो गवर्नमेंट है और सेंटर के अंदर जो गवर्नमेंट अगर एक ही पार्टी की नहीं होती तो इस कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म का जो है मिसयूज़ भी होता है, ठीक है। लेकिन कोर्ट हमारे यहाँ पे है इस मिसयूज़ को रोकने के लिए। तो वही यहाँ पे कोर्ट ने क्वेश्चन करा है तमिलनाडु के गवर्नर को कि ये जो बिल डिले हो रहे हैं ये क्यों हो रहे हैं। 22 बिल अभी तक पेंडिंग है, 12 बिल अभी तक पेंडिंग है और ये जो बिल है सारे जो पेंडिंग है ये किससे रिलेटेड है, हायर एजुकेशन से या वाइस चांसलर की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। तो कोर्ट ने क्रिटिसाइज करा है गवर्नर को कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है, ये जो आर्टिकल 200 है इसका मिसयूज हो रहा है, उससे रिलेटेड जो है गवर्नर को क्रिटिसाइज करा है बेसिकली कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस को क्यों फ्रैक्चर कर रहे हो ऐसे करके, ठीक है। तो आई होप ये तो समझ आ गया होगा। चलो अब चलते हैं इसके एकदम अपने स्टैटिक पोर्शन पे, ठीक है। ये तो डायनेमिक चीज़ थी जो चल रहा है अभी न्यूज़ के अंदर, लेकिन इस न्यूज़ से जो है हमारा क्वेश्चन बन नहीं सकता, बन भी सकता है तो आर्टिकल 200 से रिलेटेड पूछ लेगा, लेकिन उसके अंदर है क्या ये न्यूज़पेपर के अंदर नहीं पता रखा। अब हमें स्टैटिक पोर्शन में जाना पड़ेगा। देखो यहीं से क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, और हमें लगता है कि वो डायरेक्टली बुक में से आया है। सारी चीज़ न्यूज़ में रहती है, न्यूज़ के जो भी न्यूज़पेपर के अंदर आया है सबका जो है स्टैटिक पोर्शन है, और वही स्टैटिक पोर्शन आपकी जो फाउंडेशनल बुक है वो है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ पेपर 1 के लिए हमेशा हमें कोर बुक्स पे ध्यान देना चाहिए जो हमारी फाउंडेशनल बुक्स हैं, ठीक है। तो चलो अब आर्टिकल 200 को थोड़ा सा देख लेते हैं। हमने देखा था आर्टिकल 200 के अंदर जो गवर्नर है वो असेंट देता है बिल को, ठीक है। आर्टिकल 200 किससे रिलेटेड है, गवर्नर से असेंट देने को बिल से। अब जब भी गवर्नर है उसके पास बिल आता है, बिल आपको पता है दोनों हाउस में पास होने के बाद जो है गवर्नर के पास जाता है, और सेंटर में होता है तो प्रेसिडेंट के पास जाता है असेंट के लिए, पास होने के लिए। उसके साइन के बाद वो जो बिल है वो एक्ट बन जाता है, लॉ बन जाता है, ठीक है। तो गवर्नर के पास जब जाता है तो अंडर आर्टिकल 200 उसके बाद 3 चॉइस होती है, या तो पास कर दे वो बिल, या फिर उस बिल को रोक ले, विदहोल्ड कर दे, या फिर रिकंसिडरेशन के लिए भेज दे, ठीक है। अब देखो रिकंसिडरेशन वाला थोड़ा सा देख लेते हैं। जब बिल को रिकंसिडरेशन के लिए भेजेगा कि हाउस में दोबारा भेज दिया कि एक बार दोबारा इसको चेक करो इसमें मिस्टेक है या नहीं, तो वो जो रिकंसिडरेशन के बाद दोबारा जब बिल आएगा, चाहे अमेंडमेंट हुआ हो चाहे ना हुआ हो, वो बिल पास करना ही पड़ेगा किसको, गवर्नर को, ठीक है। लेकिन ये जो रिकंसिडरेशन है मनी बिल के अंदर नहीं होता, दोनों सेंटर में और स्टेट में मनी बिल के ऊपर रिकंसिडरेशन नहीं होता, ठीक है। उसके बाद जो गवर्नर है उस पर चौथी चीज जो स्पेशल है वो क्या, कि वो प्रेसिडेंट को
बिल प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए बिल को भेज सकता है। ठीक है, तो ये हमने 4 देख लिए बिल पे क्या क्या एक्शन हो सकता है अंडर आर्टिकल 200। अब एक आर्टिकल और है। अब यहाँ पे हमने देखा था ना कि गवर्नर ने क्या करा, प्रेसिडेंट को भेज दिया। अब यहाँ पे प्रेसिडेंट को जब भेज दिया तो आर्टिकल 201 के अंदर जो है ये पावर आती है कि अब प्रेसिडेंट क्या करेगा। ठीक है, अब उससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो रिकंसिडरेशन के लिए बिल भेजता है प्रेसिडेंट को, वो कौन कौन से बिल भेज सकता है। डिस्क्रिशनरी कौन सा है, पहले ये देखते हैं। डिस्क्रिशनरी क्या है कि जब हाई कोर्ट की जो पोजीशन है वो खतरे में हो, ठीक है, तब वो जो है जो बिल है वो रिकंसिडरेशन के ऊपर भेज देगा। डिस्क्रिशनरी मतलब क्या है कि अब उसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस लेने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली भेज सकता है। या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल के जो वैल्यूज होती हैं उसके अगेंस्ट हो, डीपीएस भी जो हो रखा है उसके अपोज्ड हो, या फिर इंडिया का जो इंटरेस्ट है, लार्जर इंटरेस्ट है, उसके अगेंस्ट हो, या फिर नेशनल इंपॉर्टेंस वाला हो, या फिर आर्टिकल 31 जो कंपलसरी एक्विजिशन वाला होता है उससे डील कर रहा हो। इन सब केसेस में जो है गवर्नर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली भेज सकता है, मतलब डिस्क्रिशनरी है। उसके बाद जब बिल भेज दिया, ठीक है, जब बिल भेज दिया तो प्रेसिडेंट के पास क्या रहता है, प्रेसिडेंट या तो उसको असेंट दे सकता है या असेंट को नहीं देगा, या फिर रिकंसिडरेशन के लिए भेज देगा। यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास 3 चीज़ हैं। क्या चीज़, एक तो असेंट देगा या विदहोल्ड कर लेगा असेंट को, या फिर रिकंसिडरेशन के लिए भेज देगा। जब रिकंसिडरेशन के लिए भेजेगा तो प्रेसिडेंट के ऊपर बाउंडिंग नहीं है कि वो जो है पास करेगा ही करेगा बिल। यहाँ पे प्रेसिडेंट दोबारा भी भेज सकता है रिकंसिडरेशन के लिए, पास करे ना करे वो प्रेसिडेंट की मर्जी है। बस ये फर्क है यहाँ पे गवर्नर और प्रेसिडेंट में। ठीक है, आर्टिकल 2 और 200 और जो 201 है दोनों हमने समझ लिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, दोबारा से इसको देखना अगर ना समझ आए तो। प्लेन रीडिंग 2000 आर्टिकल 200 जो है उसकी प्लेन रीडिंग क्या कहती है कि जो गवर्नर है जब विदहोल्ड करेगा अपनी असेंट, जो वो करेगा कब, सिर्फ एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस करेंगे कि अभी जो है बिल को रोक लो तो वो विदहोल्ड करेगा, वरना नहीं करेगा। बाकी यहाँ पे बोल रखा है कि एग्जीक्यूटिव पावर और जो गवर्नर की एग्जीक्यूटिव पावर है, जो गवर्नर की एग्जीक्यूटिव पावर है वो सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे यूज करेगा, आर्टिकल 154 पे। मतलब वही यहाँ पे बोल रखा है, विदहोल्ड करेगा तो क्या, विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस से। ठीक है, अपने आप नहीं, तो डिस्क्रिशनरी नहीं है एक तरह से यहाँ पे बोल रखा है। तो यहाँ पे यही बोल रखा है कि भाई अलाउ क्यों कर रखा है। बस बेसिकली हमने ये समझा आर्टिकल 200 और 201। ठीक है, फर्क क्या है इनमें थोड़ा सा समझ लिया। बाकी अब ये क्वेश्चन है हमारा यूपीएससी का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना, दिमाग लगा के बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा ये वाला। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, दिमाग लगा के बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट है हमारा पिनाका MRLS एम्यूनिशन। पिनाका MRLS एम्यूनिशन क्या चीज़ हुआ है अभी देखो, जो हमारी ये PIB के अंदर भी आया था और द हिंदू के अंदर भी आया था। और द हिंदू के अंदर वो सारी न्यूज़ें आ जाती है जो PIB के अंदर आती है, मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर ने अभी जो है एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है 10,000 करोड़ का। किसके लिए, एम्यूनिशन के लिए, पिनाका के। पिनाका क्या है, एक मल्टी रॉकेट लॉन्च सिस्टम है। उसके अंदर अभी एक ये शक्ति सॉफ्टवेयर डलेगा। वो कौन डालेगा, बेल डालेगा। ठीक है, इस चीज़ को देखते हैं थोड़ा सा। PIB के अंदर क्या आया था देखो, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है, किन किन के साथ करा है। एक तो है इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड के साथ। किसके लिए, जो टाइप 1 जो ADM होता है, एरियल डिनायल एम्यूनिशन होता है, उसके लिए साइन करा है। दूसरा जो साइन करा है वो एम्यूनिशन इंडिया लिमिटेड के साथ, वो किस लिए साइन करा है, हाई एक्सप्लोसिव प्री फ्रेगमेंटेड जो ये रॉकेट है इसके लिए साइन करा है। बेल के साथ साइन करा है किसके लिए, शक्ति सॉफ्टवेयर के लिए। ठीक है, तो ये मैच द फॉलोइंग में भी बच्चों ऐसा दे सकते हैं। ठीक है, कि कौन सा एग्रीमेंट किसके साइन करा है, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने। ये सारी चीज़ें हैं, डिफेंस सेक्रेटरी वहाँ पे मौजूद है, नई दिल्ली में साइन हुआ है। डिटेल एम्यूशन दे रखी है यहाँ पे। इम्पैक्ट क्या होगा, इम्पैक्ट बेसिकली यही है कि मॉडर्नाइजेशन हो जाएगा हमारे जो आर्टिलरी सिस्टम है, रॉकेट रेजिमेंट्स है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा डेफिनेटली, जब ऑर्डर करा है तो उससे एम्प्लॉयमेंट तो आएगा ही आएगा, प्लस हमारा आत्मनिर्भर भारत जो इनिशिएटिव है वो प्रमोट होगा। तो इंडिजीनियस बेसिकली डिफेंस प्रोडक्शन के ऊपर हम ध्यान दे रहे हैं आत्मनिर्भर भारत के अंदर, वो तो हमें पता ही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ होगी पिनाका से रिलेटेड। तो थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना है कि अभी डिफेंस मिनिस्ट्री ने साइन करा है, कौन सा एग्रीमेंट साइन करा है, किसके साथ साइन करा है, कब करा है, कहाँ करा है, सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे प्यारे बच्चों, कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट करो। नेक्स्ट है हमारा मार्टियार बहामन बाघहरी। मार्टियार बहामन बाघहरी
अभी बेसिकली हुआ क्या है, जो ईरान है, ईरान का रेवोल्यूशनरी गार्ड है, उसने इस ड्रोन कैरियर को रिवील करा है, मार्टियर बहमन बाघरी, मतलब है किसका, ये ईरान का है, गल्फ वाटर के अंदर, ठीक है, ईरान का जो वो वाला पार्ट है पर्शियन गल्फ वाला, उस वाटर के अंदर जो है इसको इंट्रोड्यूस करा है। लॉन्ग रेंज मिसाइल है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर 1 ईयर, ये तो ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है कि 1 साल तक जो है सी के अंदर रह सकता है। और ईरान का लार्जेस्ट नवल मिलिट्री प्रोजेक्ट है ये बाघरी, ठीक है, इसको थोड़ा सा याद रखना क्योंकि ईरान का है और ईरान हमारा फ्रेंडली नेशन है। और अब देखो यूएसए आ गया है तो ईरान वगैरह पे सैंक्शन लगने चालू हो गए, न्यूज़पेपर में भी आना चालू हो गया, हमारा जो छाबार प्रोजेक्ट था अब वो भी हॉल्ट हो जाएगा। तो देखो बहुत सारी चीज़ें होंगी ट्रम्प के आने से, अब धीरे धीरे न्यूज़पेपर के अंदर सब आता रहेगा, उसको एडिटोरियल के थ्रू धीरे धीरे डिस्कस करते रहेंगे, क्योंकि जो न्यूज़ होती है, जनरल न्यूज़ होती है, उससे कुछ ऐसा इतनी यूनिक इन्फॉर्मेशन निकाल नहीं पाते, लेकिन वो धीरे धीरे कलेक्ट होती फिर एडिटोरियल में एकदम से आ जाती है, तो वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो उसको हम डिस्कस कर ही लेते हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होती है। आज द हिंदू के अंदर ये वाला ही कोल वाला जो था, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा था, और एक और आया था वो अभी वेबसाइट पे आ जाएगा, तो उसको भी देख लेंगे हम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बाघरी। नेक्स्ट चलते हैं 16th इंटरनेशनल विकेट। देखो अभी जो हमारे रविंद्र जडेजा जी हैं, इंडियन जो क्रिकेटर है, उन्होंने 600वां विकेट लिया है इंटरनेशनल वाला, ठीक है। तो ये अब जो है इंडिया के जो एलीट बॉलर्स होते हैं उसमें आ गए हैं और 5th नंबर पे आ गए हैं, ठीक है, 5th बॉलर हैं, ठीक है। पहले अनिल कांबले, अश्विन हो गए, हरभजन सिंह हो गए, कपिल देव हो गए, और अब ये कौन से हैं, अब ये 5वें नंबर पे हमारे रविंद्र जडेजा जी, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको याद रखना कि किसने अभी 600 नंबर का जो विकेट लिया है, ये आ सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4। और इस आज द हिंदू के अंदर एक चीज़ और आई थी, ये वाला जो डिस्कशन था, ये ऐसे राइटिंग भी हो सकती है बच्चों, ये ऐसे राइटिंग का कंटेंट भी हो सकता है, और ये हो सकता है हमारा आर्ग्यूमेंट राइटिंग का कंटेंट भी, ठीक है। तो जो आर्ग्यूमेंट राइटिंग का जो स्पेशली ऐसे वाला कंटेंट होता है, उसको हम वेबसाइट पे, आपको पता होगा कि वेबसाइट पे हम इसका आर्ग्यूमेंट राइटिंग प्रोवाइड कराते हैं, ताकि ये जो आर्ग्यूमेंट राइटिंग है ये आपके पास एक स्ट्रक्चर वे में मौजूद हो। जैसे मैं दिखा देता हूँ, ये देखो ये आ गया हमारी वेबसाइट, ये हमारा आ गया ये रहा ऐसे कंटेंट वाला, यहाँ पे क्लिक करा आर्ग्यूमेंट राइटिंग। अब ये देखो ये सारी आर्ग्यूमेंट राइटिंग है, टेबल ऑफ कंटेंट में चले जाओ कौन कौन से है। देखो शुड गवर्नर हेड स्टेट यूनिवर्सिटी, अभी न्यूज़ में था, इज पॉवर्टी बीइंग अंडर एस्टिमेटेड इन इंडिया, ये वाला ड्यूअल सिटीजनशिप हो गया, आधार लिंक वाला हो गया, इंटरनेट शटडाउन हो गया, और ये सोशल मीडिया बुलडोजर जस्टिस, बॉयकॉट सोशल मीडिया, यूनिवर्सल बेसिक इनकम, लैटरल एंट्री, प्राइवेसी सिक्योरिटी, साइमल्टेनियस इलेक्शन, दैट पेनल्टी, यूथनेजिया, रिजर्वेशन, जो जो न्यूज़पेपर के अंदर आ रखा है, ये सारी चीज़ न्यूज़पेपर के अंदर है, उससे रिलेटेड यहाँ पे आर्ग्यूमेंट राइटिंग प्रोवाइड करा रखी है। चलो ये तो मेरा ही खुल गया, क्या मेरा ही खुला है, क्या खुला है, हाँ, उसके अंदर आर्ग्यूमेंट राइटिंग प्रोवाइड करा रखी है, एक फेवर में है एक अपोज में है, थोड़ा सा इसको देख लेना, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली जो है आप आर्ग्यूमेंट राइटिंग को जो है वो कर सकते हो, आंसर कर सकते हो, ठीक है। तो यही था आज के डिस्कशन में। चलो हाँ, एक चीज़ और रह गई अभी, 6 कल का देख लेते हैं, जो एमसीक्यूज कल के देखे थे उसको थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। देखो सबसे पहले ये था कि जो सेक्रेड ग्रूव है, हमने देखा था कल कहाँ कहाँ सेक्रेड ग्रूव है। राजस्थान गवर्नमेंट को जो है सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि उसको थोड़ा सा बताओ कौन कौन से कितने सेक्रेड ग्रूव है तुम्हारे यहाँ पे। तो ये जो सेक्रेड ग्रूव है ये कौन से एक्ट के अंदर आता है, देखो सारे जो एनवायरनमेंट के एक्ट है, लेकिन हमने कल देखा था ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर आता है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर आता है, सेक्रेड ग्रूव कम्युनिटी रिजर्व में माना जाता है। उसके बाद हमने देखा था फोर्ट विलियम कॉलेज जो है, इसका नाम चेंज कर दिया। नाम चेंज करके क्या करा है ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। तो ये फोर्ट विलियम कॉलेज किसने इस्टेब्लिश किया था, ये प्रीवियस ईयर में भी बहुत बार आ चुका है अलग अलग एग्जाम में, वो थे हमारे वेलेज अली, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था यूएसए ने तो WHO से विड्रॉल कर लिया, यूएसए के साथ साथ एक और कंपनी है, एक और कंट्री है जो डायरेक्टली उसको कॉपी कर रही है, वो है कौन, अर्जेंटीना, ठीक है। ज्योग्राफी का क्वेश्चन, अर्जेंटीना में कौन से जो है वो पाते हैं, एक जो होते हैं ना घास के मैदान जिसे कहते हैं, क्या नाम है उनका, उसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, अर्जेंटीना में कौन से घास के मैदान पाते हैं। फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन है हमारा ये प्रसाद स्कीम वाला, हमने देखा था कि गवर्नमेंट ने जो है वो जो पार्लियामेंट के अंदर रिपोर्ट प्रेजेंट करी थी कि प्रसाद स्कीम के अंदर जो हमें टूरिस्ट वाले जो डेस्टिनेशन है, स्पेशली जो कल्चरल सर्किट है जो वो जनरेट कर रहे हैं, वो बना रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, वो अभी अंडर डेवलप्ड है, ठीक है। तो प्रसाद स्कीम
कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर या टूरिज्म। देखो टूरिज्म के अंदर आती है, कल्चर के अंदर नहीं आती, ठीक है, ये मैंने कल भी तुम्हें बताया था। सो बस यही है आज के डिस्कशन में मेरे प्यारे बच्चों। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा सारी चीज़ों के बारे में। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस डिस्कशन। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना मेरे प्यारे बच्चों। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज डिस्कशन।